तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र IAS एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों अभी आप सभी के पास हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी दोनों बेहतर रूप से पहुंच पा रही होगी, क्योंकि बीच में नेटवर्क इशू की वजह से, कुछ समस्याओं की वजह से जो आवाज है वो क्लियर नहीं थी, लेकिन अब हम आप सभी के समक्ष आ चुके हैं। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे प्री हड़प्पा से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्री हड़प्पा कह लीजिए या फिर इनको प्राक हड़प्पा काल कह लीजिए, उनसे संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनकी चर्चा दोस्तों आज के सेशन में हम आपसे करने वाले हैं। चले आगे चलते दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन आपका मेरा ये है कि मुझे ये बताइए कि जो अफगानिस्तान पुरास्थल है, अफगानिस्तान जो क्षेत्र है, उसमें प्री हड़प्पन कल्चर से संबंधित किसी पुरास्थल का नाम बताना है। क्वेश्चन क्या है बेटे कि जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है, इस अफगानिस्तान के क्षेत्र में जो प्री हड़प्पा है, उससे संबंधित किसी साइट का नाम बताना है। व्हाट इज दैट? बताएं भाई, क्या होगा? बेसिक सा क्वेश्चन है। जल्दी से सभी भाइयों से निवेदन है कि प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। बताइए क्या होगा? तो गई। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्री हड़प्पन साइट, नॉट मेच्योर हड़प्पा और अदर एट लाइक दैट लेट हड़प्पन साइट। ठीक है, सोर्थुगई की बात आ रही है। देखिए सोर्थुगई है, ठीक है। और बताइए, देखिए मुंडी गाक और देह मोरासी गुंडई। मुंडी गाक, मुंडी गाक हो गया, देह मोराशी गुंडई। ठीक है, ये एक ऐसे आर्कियोलॉजिकल साइट हैं जो कि साउदर्न अफगानिस्तान में स्थित हैं, और इन पुरास्थलों से जो है हमें प्राक सैंधव संस्कृतियां जो है उनके जो प्रमाण हैं वह देखने को मिले हुए हैं। ठीक है, मुंडी गाग, जो आप जो किले गुल मोहम्मद की बात कर रहे हो वो कहाँ पर है? ठीक है, जब बात अभिषेक जी ने करी दी है तो जरा मुझे बताइए कि जो किले गुल मोहम्मद है, किले गुल मोहम्मद की जब बात हो ही रही है तो जरा मुझे बताइए कि जो किले गुल मोहम्मद पूरा स्थल है ये साइट कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई। आप सभी ने कहा कि सर किले गुल मोहम्मद भी अफगानिस्तान में है, बट वेयर द साइट ऑफ किले गुल मोहम्मद इज लोकेटेड? किले गुल मोहम्मद नहीं होगा बेटे, पहले तो ये कंफर्म कर लो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। भैया कम से कम एक बार वीडियो को लाइक तो कर लिया करो। इतनी मेहनत आप सभी के लिए की जाती है, तो कम से कम एक बार जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, मोटिवेशन दीजिए। ठीक है, चलिए मैं बता दे रहा हूं। देखिए, पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, पाकिस्तान जो कि निकम्मा देश है, भारत का छोटा सा बबुआ है, इसी का एक प्रोविंस है जिसका नाम है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, ठीक है। जैसे भारत में अक्सर मांग उठती है कश्मीर को, कश्मीर में मांग उठती है कि हमको पाकिस्तान में जाना है, वैसे ही बलूचिस्तान प्रांत है पाकिस्तान का जो कि कहता है हमको भारत में मिलना है। बलूच लोग यहाँ पे रहते हैं, और यह जो पूरा स्थल है बलूचिस्तान, वहीं पे यह जो आपका किले गुल मोहम्मद पूरा स्थल है वह स्थित है। इसके अलावा यहीं पे नालपुरा स्थल भी स्थित है। ठीक है, यहीं पे दम्ब सादात भी है, यहीं पे पेरियानो गुंडई भी है, यहीं पे आपका अंजीरा भी है, यहीं पे स्याहदम्ब भी है, यहीं पे नुंदरा भी है, यहीं पे कुल्ली, यहीं पे मेही, यहीं पे पिराक दम्ब, और यहीं पे मेहरगढ़ इत्यादि
जितने पुरास्थल आप देख सकते हैं ये सभी आपके इसी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस जो है वहां पर स्थित है। मैं एक बार फिर से नाम को रिपीट कर दे रहा हूं। वे बच्चे जो कि नोट्स बना रहे हैं, निवेदन है कि प्लीज एक बार वीडियो को जब भी देखें तो नोट्स में अपने इंक्लूड करते हुए चलें। क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहां से लगातार बनेंगे। ठीक है, चलिए। तो मैंने क्या कहा कि जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस है वहां पे कौन कौन से पुरास्थल जो है वो स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि ये बताइए कि जो बफवेयर कल्चर है, अब आप सभी जानते हैं कि जो स्टुअर्ट पिगट है, स्टुअर्ट पिगट के द्वारा जो बलूचिस्तान एवं सिंध की संस्कृतियां थी उनको ऑन द बेसिस ऑफ पॉटरीज उन्होंने दो भागों में क्लासिफाइड किया। वो थी आपकी एक बफवेयर कल्चर, दूसरा था रेडवेयर कल्चर। अब आपको पता होगा एक है बेटे आपका बफवेयर कल्चर जिसे हम पांडुरंग की मृदभांड संस्कृति के रूप में जानते हैं। दूसरा है बेटे रेड वेयर कल्चर जिसे हम लाल रंग की मृदभांड संस्कृति के रूप में जानते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कहां से पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा कि जो लाल रंग की मृदभांड परंपरा की संस्कृति रही है उसके अंतर्गत कौन कौन सी संस्कृतियां आती हैं, बफवेयर कल्चर के अंतर्गत कौन कौन सी संस्कृतियां आती हैं और रेड वेयर कल्चर के अंतर्गत कौन कौन सी संस्कृतियां आती हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के अंतर्गत बताइए। बताइए भाई क्या होगा, कोई बता सकता है? जितने भी अभी लोग लाइव एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। बताइए भाई। इसीलिए मैं कहता हूं कि जितने ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना फायदा होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं आपके एग्जाम जो है आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट के बच्चे हैं उनका एग्जाम जून में होने वाले की पूरी संभावना है भैया। तो जितने ज्यादा आप सोचोगे कि समय हमारे पास है उतना ज्यादा समय आपका कम होता जा रहा है दिन पे दिन। ठीक है, इस बात को समझिए। तो जून में एग्जाम है और आपका जो पेपर पैटर्न है दैट इज बेस्ड ऑन एमसीक्यूज। तो जितना ज्यादा एमसीक्यूज सॉल्व हो सके गूगल से कीजिए, मॉक टेस्ट के फॉर्म में कीजिए, चाहे किसी बुक्स को सॉल्व कीजिए, लेकिन कीजिए। क्योंकि जो आपने जो आपका एमसीक्यू पेपर पैटर्न है इससे जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके एग्जाम में वो उतना ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसलिए चाहे आप गूगल बाबा का सहारा लीजिए, चाहे किसी बुक्स के जो एमसीक्यूज होते हैं पीछे उनको सॉल्व कीजिए, चाहे कोई मॉक टेस्ट सीरीज या फिर मॉक टेस्ट है उसको ज्वाइन कीजिए, लेकिन एटलीस्ट क्वेश्चंस को एक दिन में ये टारगेट मान के चलिए कि आपको 100+ क्वेश्चंस जो हैं वो एक दिन में सॉल्व करना ही करना है पूरे सिलेबस से मिला के। नहीं तो यकीन मानिए आप कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस आते हुए भी गलती करेंगे। तो ऐसा मौका मत जाने दीजिए। समय है, समय के साथ नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये जो समय अभी बचत होगा वो बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर जो जगह होगी वहां पे आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। तो इस चीज को थोड़ा सीरियसली लीजिए, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, बाकी हम सभी अपने यहाँ पे चैनल के माध्यम से आप सभी जानते हैं कि आर्कियोलॉजी के बच्चों के लिए जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट की जा चुकी है, जिसकी चर्चा अभी हम कुछ देर बाद करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि जो प्री हड़प्पन कल्चर है ऑन द बेसिस ऑफ पॉटरीज दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, बफवेयर कल्चर एंड रेडवेयर कल्चर, एंड दिस क्लासिफिकेशन इज बाय सर स्टुअर्ट पिगट। तो उनके द्वारा क्लासिफिकेशन किया गया पांडुरंग की मृदभांड संस्कृति एंड रेडवेयर कल्चर। हमने क्वेश्चन क्या पूछा कि जो बफवेयर कल्चर है इसके अंतर्गत कौन कौन सी संस्कृतियां आती हैं। तो इसके अंतर्गत बेटे देखो 3 आती है। पांडुरंग की मृदभांड संस्कृति की बात करते हैं तो इसकी 3 संस्कृतियां हैं जो कि यहाँ पे आती हैं। वो है आपका क्वेटा संस्कृति, कुल्ली संस्कृति और आमरी नाल संस्कृति। ठीक है, क्वेटा, कुल्ली एंड आमरी नाल कल्चर ये आपके इस संस्कृति के अंतर्गत आती हैं, बफवेयर कल्चर के अंतर्गत आती हैं। यदि मैं पूछूं कि रेडवेयर कल्चर के अंतर्गत कौन कौन सी संस्कृति आती है बेटे,
जो लाल रंग की मृदभांड परंपरा है उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभिषेक जी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। उसके अंतर्गत आती है आपकी रेड वेयर कल्चर के अंतर्गत आती है कौन सी? झोब कल्चर। बहुत बढ़िया। कौन सी आती है बेटे? झोब कल्चर, अर्थात झोब संस्कृति जो है यह आपके इसके अंतर्गत आती है। बहुत बढ़िया। जॉब संस्कृति इसको कहते हैं, झोब कह लीजिए, जॉब कह लीजिए, इसकी संस्कृति जो है ये इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए जो टोगाऊ मृदभांड है, टोगाऊ पॉटरीज हैं, इनका संबंध किस कल्चर से है? टोगाऊ जो पॉटरी है, टोगाऊ जो मृदभांड है, यह किस कल्चर से संबंधित है? बताएं भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री हड़प्पन कल्चर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हड़प्पन, अरे भाई हड़प्पन मैंने कल्चर का नाम पूछा है। हड़प्पा इज अ सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट द कल्चर। ये जो टोगाऊ मृदभांड है, ठीक है, वो किस कल्चर से, किस संस्कृति से संबंधित है? क्वेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। किस संस्कृति से संबंधित है बेटा? क्वेटा संस्कृति से। किससे? जो क्वेटा संस्कृति है उस क्वेटा संस्कृति से संबंधित है। आप में से बड़े लोग होशियार हो, जरा मुझे ये बता दीजिए तो कि जो कल्चर है एंड जो सिविलाइजेशन है, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविलाइजेशन एंड कल्चर? एक संस्कृति और एक सभ्यता के बीच में क्या अंतर होता है? जरा मुझे बताइए बेटे। तो बेसिक सा क्वेश्चन है और हिस्ट्री का एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द राइट आंसर? एक बार जल्दी से सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। क्या होगा बताओ? अब इतना बेसिक सा क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो फिर मतलब नहीं है पढ़ने का। हम वैदिक काल को सभ्यता कहें कि वैदिक काल को संस्कृति कहें? क्या कहेंगे? क्या हम हड़प्पा को संस्कृति कह सकते हैं? देखिए एक बात समझिएगा, सिविलाइजेशन के अंदर आ सकते हैं बट कल्चर आ सकते हैं, ठीक है। सिविलाइज संस्कृति छोटे तौर पे होती है और सभ्यता बड़े तौर पे। देखिए सभ्यता मुख्यतः दर्शाती है शहरी जीवन परंपरा को, अर्बनाइजेशन को, ठीक है, जबकि जो संस्कृति होती है वो रूरल लाइफ को दर्शाती है, ग्रामीण परिवेश को दर्शाती है। संस्कृतियां एज कंपेयर टू सभ्यताएं वो छोटी होती हैं, सीमित होती हैं, जो कि सभ्यता होती है ये बृहद होती है और बड़े स्तर पे फैली होती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझने का प्रयास कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पन सिविलाइजेशन की। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो काफी बड़ी सभ्यता है। ये यूपी के मेरठ में आलमगीरपुर जो है वहां से शुरू हो रहा है और वो चला जा रहा है अफगानिस्तान में, कहां तक? सोर्थुगई तक जो आपका पूरा स्थल है, ठीक है, वहां तक चला जा रहा है। बाकी कई सारे पूरा स्थल जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं आपका शुरू हो रहा है और ये आपके दायमाबाद तक चला जा रहा है, मांडा से दायमाबाद। तो क्वेश्चन कहने का मतलब है कि सभ्यताएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन किसी एक सभ्यता के अंतर्गत कई सारी छोटी छोटी अन्य संस्कृतियां भी हो सकती हैं। है हड़प्पा सभ्यता, इसी हड़प्पा सभ्यता में आप देख रहे हैं कि अलग अलग संस्कृतियों का जो जन्म है वो आपको दिखाई देता है। तो किसी एक संस्कृति, एक सभ्यता के अंतर्गत कई सारी संस्कृतियों का विकास हो सकता है। जैसे जो सभ्यता है वो दद्दा है और इनके जो पोता नाती लड़के लड़कवा है वो सब क्या है? संस्कृति है। तो सभ्यता बड़ी चीज और संस्कृति छोटी चीज। सभ्यता मुख्यतः ग्रामीण नहीं, किसको दर्शाती है? शहरी परिवेश को। आप एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जितनी सभ्यताएं आप देखते हैं, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामियन आप देखते हैं, आप भारतीय सभ्यता में हड़प्पन सभ्यता, ये सभी आप देखेंगे कि शहरी जीवन के साथ हैं। लेकिन जब आप संस्कृति की बात करते हैं, वैदिक संस्कृति है,
जितनी संस्कृति आप देखते हैं वो सभी क्या है, ग्रामीण परिवेश को दर्शाती है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है मेरा, जरा मुझे ये बताइएगा कि वह कौन सा पुरास्थल, सॉरी, जो मेही पुरास्थल है उसका संबंध किस कल्चर से है। मेही पुरास्थल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसका संबंध जो है वह किस संस्कृति से है बेटे, बताओ। मेही जो है यह किस पुरास्थल जो है, यह किस संस्कृति से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो है मेही बहुत खेला खेलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ससुरा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और लड़कों को क्या करता है, परेशान करता है। क्या होगा, देखो हमने 3 कल्चर बताए, क्वेटा, कुल्ली, आमरीनाल, ये दोनों सगे भाई हैं। क्वेटा कुल्ली का है, सगे भाई हैं, बहुत आपस में प्रेम है। इसी में से जो कुल्ली कल्चर है ये कहता है कि हमारा ये लड़कवा है, ठीक। क्या है, कुल्ली कल्चर, ठीक है। कुल्ली कल्चर की यह एक बड़ी ही प्रसिद्ध पुरास्थल है मेही। मेही से बड़े ही महत्वपूर्ण जो प्रमाण हैं वह देखने को मिले हुए हैं, ठीक है। चलिए अब आगे जब आएगी चर्चा तो वहां पे हम बताएंगे मेही से मिला क्या है, कोई बता सकता है। मेही से क्या प्रमाण मिला है, हमने इतनी चर्चा की, मेही कितनी तारीफ की, इतनी गर्लफ्रेंड कोई तारीफ नहीं करता है, मेही की हमने इतनी तारीफ कर दी। तो मेही से ऐसा क्या मिला है जो कि इसके प्रमाण देखने को मिले हुए हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभिषेक जी इस समय 5G की स्पीड से आंसर दे रहे हैं, इनके लिए 64 तोपों की सलामी यहां से भेजी जाती है, स्वीकार करें। यहां से एक सेमेट्रियल जब एविडेंस देखा गया, एक कब्र का एविडेंस देखा गया, तो उस कब्र में सिर विहीन स्त्री की मूर्ति मिली। सिर विहीन स्त्री मूर्ति का जो प्रमाण है, ठीक है, वो यहां से प्राप्त होता है। और इसी के साथ साथ ताम्र दर्पण, ताम्र दर्पण, जिससे कि ये अपनी सौंदर्य को निखारते हैं। आजकल के लड़के लड़कियों में ये है कि जिनका थोड़ा सा बाल बढ़ा है, थोड़ा सा भी घर से निकलेंगे तो एक बार ऐसे करके निकलते हैं, देख के उसमें शीशे में, तो ये वही वाला दर्पण है, ताम्र दर्पण, ठीक है। एक जुल्फ यहाँ पे लटक जाएगी और उसके बाद वो पूरी दिन उसी में बीत जाती है, उसको कान के पीछे ले जाने में ना। सिर विहीन स्त्री की मूर्ति के प्रमाण मिलते हैं और साथ में जो है किसके प्रमाण मिले हैं ताम्र दर्पण के जो प्रमाण है वह देखने को मिला हुआ है। क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी। लड़के भी करते हैं, लड़के कम है क्या, लाल पीले नीले काले गुलाबी, कौन सा कलर बचा है लड़कों का, देख लीजिए। लड़कियां तो करते हैं, लड़के पहले एक कहावत थी ना कुछ दिन पहले कि छोरियां छोरों से कम है के, अब लड़के भी वही स्थिति है। लड़के किसी फील्ड में कम नहीं है, उनके भी चाल चलन पहनावे कपड़ों में से लेके बाकी सब चीजों में वो लड़कियों से भी ज्यादा टक्कर दे रहे हैं। लोग बस कहने को है कि लड़कियां केवल ब्यूटी पार्लर जाती हैं, लड़कों के कम थोड़ी नखरे हैं। आजकल के जो स्टैंडर्ड लड़के हैं, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो उनके भी मेंस पार्लर आते हैं, उनका भी फेशियल होता है, उनके क्या क्या कुछ कई सारे आपने आइटम्स आ गए हैं मार्केट में, उनका आप लाभ उठाते हैं। तो कोई किसी से कम नहीं है, ठीक है, सब एक से बढ़ के एक हैं। लड़के लड़कियों को कॉपी कर रहे हैं, लड़कियां लड़के को कॉपी कर रही हैं। आज से कुछ साल पहले जो अमिताभ बच्चन जो पहनते थे पैंट, वो प्लाजो के रूप में आज चल रहा है ना। खैर चर्चाएं होती रहेंगी, बातें उठी हैं तो दूर तलक जाएंगे। क्वेश्चंस पे आते हैं वापस अपने। क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताइए जो नाल पुरास्थल है ये है कहां पे, और इस नाल पुरास्थल पे परीक्षणात्मक उत्खनन, एक्सपेरिमेंटल एक्सकवेशन का काम किसके द्वारा किया गया। नाल आर्कियोलॉजिकल साइट जो है ये कहां पे स्थित है।
बताइए, अभी कुछ देर पहले मैंने इसकी चर्चा आपसे क्लास में किया, अभी जस्ट कुछ देर पहले। अच्छा, एक चीज और बता दें आप लोगों के लिए, हिस्ट्री के जो बच्चे हैं, इतिहास वाले, एक इंफॉर्मेशन सुन लीजिए। हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, इन दोनों बच्चों के लिए मैंने बताया ही है, डेली बेसिस बताना हमारा काम है भैया। मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आर्कियोलॉजी ऑलरेडी स्टार्ट है। हिस्ट्री की मॉक टेस्ट सीरीज हमारा जो ऐप है, ऐप का नाम प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा, रुद्र एकेडमी के नाम से जो है ऐप पे आपको हिस्ट्री की मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और आर्कियोलॉजी की मॉक टेस्ट सीरीज वो ऑलरेडी स्टार्ट है। इस पे जाके आप इन मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, दे सकते हैं। जल्द ही वहां पे हमारा जो रुद्र एकेडमी का ऑफिशियल ऐप है, प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे हिस्ट्री की क्लासेस, आर्कियोलॉजी की जो क्लासेस हैं, वहां पे थ्योरी की भी कुछ क्लासेस जो है फ्री में जो बच्चे जुड़ते हैं उनको भी वहां पे देखने को मिलेगा। इसलिए यदि आप उसको ज्वाइन करते हैं तो कुछ चीजें जो है आपको वहां पे फ्री में भी देखने को मिलेंगी, यदि आप वहां पे ज्वाइन करते हैं तो। बाकी यदि आप इनमें से कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने क्या पूछा कि जो नाल पुरास्थल है ये है कहाँ पे, तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि ये पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है, ठीक है, वहां पे स्थित है। क्वेश्चन ये है कि यहां पे एक्सपेरिमेंटल एक्सकेवेशन किसके द्वारा किया गया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या हम एक्सकेवेशन के स्थान पे द टर्म डिगिंग यूज कर सकते हैं क्या? बताइए भाई। हम जो है कि यहाँ पे जो पुरास्थल है वहां पे डिगिंग शब्द का जो प्रयोग है वो किया जा सकता है क्या? आप में से ही कोई बताए हमें। नो आइडिया। अच्छा, ठीक है। चलिए आगे ये जान लीजिए कि ये जो पुरास्थल है ये 1925 से 1926 के बीच में एच हर ग्रिब्स के द्वारा जो है इस पुरास्थल को खोजा गया, और इसी बीच में जो है इनके द्वारा जो है क्या किया गया, परीक्षणात्मक उत्खनन का जो कार्य है यहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए, डिगिंग का मतलब खुदाई करना होता है, ठीक है। वास्तव में देखा जाए यदि आप आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, द टर्म डिगिंग कैन नॉट बी यूज फॉर द एक्सकेवेशन ऑफ एनी आर्कियोलॉजिकल साइट, बिकॉज डिगिंग हैव नो एनी साइंटिफिक मेथड। जब हम खुदाई करते हैं, मान लीजिए कि हमको क्या करना है, एक होल क्रिएट करना है, गड्ढा बनाना है, तो गड्ढा करते दौरान हम ये नहीं देखेंगे कौन सा लेयर आ रहा है, कौन सा पूरे पुरावशेष आ रहा है। ले फावड़ा खोदना शुरू कर दी, जिससे कनिंघम ने किया, ऊपर से खोदते चले गए, नीचे जो पुरावशेष मिला उसको लेके चले गए, बीच में उन्होंने स्ट्रेटा लेयर का कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटिग्राफी का कॉन्सेप्ट, जो बाकी अदर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है उसको उन्होंने फॉलो किया ही नहीं। तो वो काम नहीं है, वो डिगिंग कहलाती है। लेकिन जब आप एक्सकेवेशन करते हैं तो एक्सकेवेशन हैव सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड यू हैव टू फॉलो देम। किसी भी कंडीशन में वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी, स्टैटिग्राफी के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाएगा, साइंटिफिक एक्सकेवेशन उनका होगा, रूल्स जो होंगे वो इंप्लीमेंट किए जाएंगे। तो ये सभी चीजें डिगिंग के अंदर नहीं होती, इसीलिए डिगिंग टर्म जो है ये यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता, इस चीज को समझिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि जो नाल है वहां से जो आपके समाधान मिले हैं उनमें मृतकों को किस दिशा में दफनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाल में जो बरियल्स के प्रमाण मिले हैं, अर्थात जो मृतक मिले हैं, उनको किस
डायरेक्शन में जो है उनको बरीड किया गया है, दफनाया गया है। बताए भाई क्या होगा? बेसिक से क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट? मैं आप लोगों को अभी कुछ देर में ऐप भी दिखा दूंगा, एक बार इसको देख लीजिए कैसे क्या ज्वाइन करना है, क्या होगा आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, जब आप जाएंगे तो वहां पे मिल जाएगा कैसे क्या करना है। ईस्ट हेड एंड वेस्ट फूट। ठीक है, और भी बताइए, कोई कोशिश कीजिए। पूर्व से पश्चिम की तरफ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर किया है। पूर्व से, पूर्व मतलब कि ईस्ट में जो है उनका हेड है और पश्चिम अर्थात वेस्ट में जो है उनका फूट है। देखिए एक बात समझिएगा, जब भी पूर्व पश्चिम, तो जो पहला डायरेक्शन होता है ये किसको डिनोट करता है? हेड को। जो सेकेंड डायरेक्शन होता है दैट डिनोट्स फुट। तो जो आपका सिर है इनका ये पूर्व की दिशा में है, जबकि पश्चिम की दिशा में इनका क्या है? पैर है। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई परेशानी? पूर्व से पश्चिम की तरफ, जी हाँ, अभिषेक जी ने भी सही आंसर किया है और सिंह जी ने भी सही आंसर किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अब जरा हमें ये बताइए, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो आइए थोड़ी सी चर्चा, एकदम छोटू सी इतनी सी चर्चा कर लेते हैं इसके नामकरण की। आईवीसी मतलब बेटे समझिएगा ये व्हाट्सएप वाली भाषा है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना, जैसे PYQ लिख देते हैं तो आप लोग समझ जाते हो कि ये क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात हो रही है। तो वैसे ही आईबीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुल कितने नाम हैं? बताइए भाई, आप लोग डिनोट करते जाइए, बताते जाइए, मैं यहाँ पे नोट करता जा रहा हूं। कम से कम 5 नाम बताने हैं आपको। बताओ बेटे क्या क्या हो सकता है? आप सिंपली बोल के निकल जाते हैं सिंधु सभ्यता, कौन कौन सा नाम हो सकता है? और हर एक नाम के पीछे देयर हैव सर्टेन रीजंस, कुछ कारण है। कोई भी काम कारण के बिना नहीं होता, हर एक कार्य के पीछे कुछ न कुछ कारण है। यदि गर्लफ्रेंड धोखा दे के जा रही है तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होगा, या फिर बॉयफ्रेंड धोखा दे रहा है तो उसके पीछे भी कुछ न कुछ कारण है। कोई और पसंद आ गया, पिताजी नहीं मान रहे हैं, माताजी नहीं मान रही हैं, तो कोई और पसंद आ गया है, ये कुछ न कुछ कारण होता है। तो हर एक कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है। तो हर एक नामकरण के पीछे कुछ न कुछ कारण है, और वो कारण क्या है? चलिए, फर्स्ट अर्बनाइजेशन पीरियड, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सिंधु सभ्यता। चलिए अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, अति उत्तम। यहां से आप लोगों को 64 तोपों की सलामी दी जाती है। देखिए, विदाउट नो डिस्प्यूट सभी पुरास्थलों से, सभी जगहों से मान्य है, सबसे बढ़िया नाम जो आज भी यूज किया जाएगा दैट इज हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, ये विदाउट डिस्प्यूट ऑल ओवर वर्ल्ड दैट इज इंप्लीमेंटेड, इसको यूज किया जाता है। अभी मैं एक एक का कारण बताऊंगा कि क्यों नाम पड़ा। यदि आपका नाम कुछ है तो उसका कुछ अर्थ होगा, अपने दादा मम्मी पापा भैया भाभी पूछ लीजिएगा, बता देंगे। जैसे हमारे नाम का भी अर्थ है वैसे आपके नाम का भी अर्थ होगा। यदि नाम का अर्थ नहीं है तो चेंज करा लीजिए। दूसरा, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, ठीक। तीसरा, कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक। चौथा, प्रथम नगरीय क्रांति का काल, और पांचवा, सिंधु सिंधु सरस्वती सभ्यता। हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के 5 नाम बताए। What is the reason behind these names? The first one is Harappan civilization. What is the reason?
तो आप जब इतिहास पढ़ें, जब आप आर्कियोलॉजी पढ़ें, तो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा, समझिए, आप एकदम आसान समझिएगा। इतिहास कहता है, नियम है इसका, कि जब किसी पुरास्थल की खोज की जाती है, मतलब आप किसी पुरास्थल की खोज के दौरान गए और वहां से किसी एक नई संस्कृति, सभ्यता का न पता चलता है, तो वो जो सभ्यता है, वो जो संस्कृति है, उसका जो नामकरण होता है, जिस पुरास्थल से, जिस जगह से सबसे पहली बार उसके बारे में जानकारी मिली, उसके नाम के आधार पे पता चलता। तो सबसे पहला पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता खोजा गया था 1920 में, 21 में जो है वो क्या खोजा गया था, हड़प्पा, दयाराम साहनी के द्वारा। किसके निर्देशन में, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में। इसीलिए इस सभ्यता का नाम विदाउट कोई डिस्प्यूट क्या पड़ा, हड़प्पा सभ्यता। और ये सबसे बेसिक रूल है इतिहास लेखन में, या फिर कह लीजिए किसमें, आर्कियोलॉजी में। पहला कारण है, पहली खोज की गई थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, हड़प्पा सभ्यता पड़ा। चिंकी जी ने बिल्कुल सही आंसर किया। दूसरा नाम की तरफ आते हैं। देखिए एक बात समझिएगा, जितने नामकरण आप पढ़ते हैं वो सभी के सभी पहले रूल को ही फॉलो करते हैं। आपने कुल्ली संस्कृति पढ़ी, आपने क्वेटा संस्कृति पढ़ी, आपने आमरीनाल संस्कृति पढ़ी, आपने झोप संस्कृति पढ़ी, ये सभी की सभी संस्कृतियां जो आपने पढ़ी वो पहली बार उन पुरास्थलों से प्राप्त हुई जिनके कारण उनका नाम पड़ा। अभी जब मैं पेड बैच में पढ़ा रहा था आप लोगों को, जो यूजीसी नेट आर्कियोलॉजी के बच्चे हैं, तो वहां पे मैंने मिडिल सोन वैली में 4 जगह मैंने आप लोगों को पढ़ाए, सिहावल पढ़ाया, पटपरा पढ़ाया, बागोर पढ़ाया और खैतोही पढ़ाया। तो वहां पे बताया ना कि मिडिल सोन वैली में सिहावल एक पुरास्थल का नाम है, जहां से इसके प्रमाण हमें सबसे पहली बार देखने को मिले इस जमाव के, इसलिए इसका नाम सिहावल जमाव पड़ा। पटपरा उसी प्रकार है, उसी प्रकार बाघोर और उसी प्रकार खैतोही है। तो ये सभी जो नामकरण होते हैं मुख्यतः पहली बार जहां से प्रमाण मिलते हैं उसके आधार पर। दूसरा है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता नाम इसलिए पड़ा बेटे, क्यों पड़ा बता सकता है आप में से कोई? बहुत तेज तर्रा लड़कवा हो आप लोग, ठीक है, बहुत तेज हो। यदि यहां पे जुड़े रहोगे तो इतिहास की जो निचोड़ है इतनी तगड़ी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे कि आपकी इतिहास जो है एकदम तैयार हो जाएगी, कहीं जाएगा नहीं इतिहास छटक के, भागने नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब तो दिमाग 22 तारीख से लग जाएगा आईपीएल में। अभी आईपीएल का जो वुमेन्स लीग था उसमें लगा हुआ था, अब कहां लगेगा, आईपीएल के मेंस लीग में लगेगा। तो वहां से थोड़ा बहुत समय निकाल के, ज्यादा नहीं, आधा घंटा 1 घंटा निकाल के जुड़ जाइएगा, कुछ नहीं तो कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो उतना समय जो आईपीएल में जा रहा है, इतना समय थोड़ा सा हिस्ट्री के, यदि आप चाहते हैं कि कुछ जानकारी हो जाए तो जुड़िएगा जरूर, फायदा करेगा, नुकसान नहीं करेगा। चलिए, सिंधु सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अधिकांशतः पुरास्थल, जब ये सभ्यता खोजी गई 1921 में, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो या बाकी चीजें, तो ये सिंधु नदी जो है, जो सिस्टम है, सिंधु घाटी जो है, उसके किनारे किनारे मैक्सिमम पुरास्थल प्राप्त हुए। तो पुरातत्वविदों ने देखा, आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा, स्कॉलर्स ने देखा कि मैक्सिमम आर्कियोलॉजिकल साइट तो सिंधु सभ्यता के किनारे प्राप्त हो रहे हैं, सॉरी सिंधु घाटी के किनारे प्राप्त हो रहे हैं। इसीलिए इसका नामकरण उन्होंने क्या कर दिया, सिंधु सभ्यता कर दिया, जो कि अभी तक चला आ रहा था। लेकिन अब ये नामकरण थोड़ा सा डिस्प्यूटेबल हो गया है, विवादास्पद हो गया, इसीलिए सिंधु सभ्यता शब्द यदि आप कहेंगे तो कई सारे जो रिनाउंड स्कॉलर है तुरंत अपोज कर देंगे। हम आप अपोज करें चाहे ना करें, लेकिन एक अंतरराष्ट्रीय मंच होगा भारत में, इसको कहेंगे तो थोड़ा सा जो शब्द है वो गलत हो जाएगा, ओल्ड फैशन हो जाएगा। यदि इस समय किसी लड़के का, आपके घर में किसी छोटे बच्चे का जन्म हो और आपकी मम्मी कहे कि उसका नाम हम आत्मा नाम रखेंगे, उचित लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि ये नाम ओल्ड फैशनेबल है। ठीक उसी प्रकार सिंधु सभ्यता इस समय नाम क्या है, ओल्ड फैशनेबल है। आगे चलते हैं, तीसरा नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। इस काल में सबसे पहली बार मेटल जो यूज किया जा रहा था, जो धातु यूज की जा रही थी, वो थी आपकी क्या, ब्रॉन्ज, अर्थात कांस्य। कांस्य के सभी जो उपकरण है वो प्राप्त हो रहे थे। सो दैट्स वाई द नेम ऑफ सिविलाइजेशन इज ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, कांस्य युगीन सभ्यता। चौथा है प्रथम नगरीय क्रांति का काल। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस काल में सबसे पहली बार नगरों का जो उद्भव है, द ओरिजिन ऑफ द सिटीज जो है पहली बार। अभी तक सभी संस्कृतियां हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, आपके घास फूस इत्यादि के जो झाड़ी है उनसे बने हुए जो आपकी झोपड़ियां हैं,
उनके प्रमाण मिल रहे थे, लेकिन पहली बार इसमें जो है शहरों के प्रमाण, बड़े बड़े मकान जो हैं वो प्रमाण, 1 स्टोरी बिल्डिंग 2 स्टोरी बिल्डिंग्स जो हैं वो प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं। तो इस काल में प्रथम नगरीय क्रांति काल इसलिए कहते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग है सिंधु सरस्वती सभ्यता, और ये दर्शाता है भारत के पावर को। कैसे दर्शाता है भैया? कि जब सिंधु सभ्यता की खोज आई तो वो समय क्या है? 1921 है। उस समय तक भारत आजाद नहीं हुआ है, आजादी के लिए संघर्ष कर रहा है। और वो फाइनली समय आता है 15 अगस्त 1947, भारत देश हमारा जो होता है आजाद हो जाता है अंग्रेजों से। जब आजाद होता है तो उसके एक दिन पहले पाकिस्तान चचा जो है, हमारा लड़कवा जो पाकिस्तान है वो आजाद हो जाता है, वह अपना अलग देश बना लेता है। ठीक है, भारत कहता है ठीक है, खेलो खाओ नहाओ, अपना देश अलग बनाओ। लेकिन दिक्कत ये हो गई आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जितने पुरास्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता के, पाकिस्तान भारत के विभाजन के साथ सब कहां चल लिए? कि बाय बाय पापा, चले गए सब कहां? पाकिस्तान। जब पाकिस्तान चले गए तो भारत में एक नए सिरे से काम शुरू हुआ सिंधु घाटी सभ्यता के पुरास्थलों को खोजने के। और भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट ने जो खोज की उसके बाद पता चला कहानी इतिहास ही बदल गया। अभी तक जो पुरास्थल सिंधु सभ्यता के किनारे किनारे, सिंधु घाटी के किनारे किनारे प्राप्त हो रहे थे, उनसे कहीं ज्यादा पुरास्थल अब कहां से प्राप्त हो रहे हैं? सरस्वती नदी के किनारे किनारे प्राप्त हो रहे हैं। यही कारण है कि ये जो नामकरण था सिंधु सभ्यता क्यों रखा गया था? क्योंकि मैक्सिमम पुरास्थल सिंधु नदी किनारे प्राप्त होते थे, लेकिन अब कहां पे प्राप्त हो रहे हैं? सरस्वती नदी किनारे प्राप्त हो रहे हैं। इसी वजह से अब जो नामकरण लेटेस्ट में यूज किया जाता है वो किया जाता है सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई परेशानी? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं? आगे बढ़ा जाए, बताओ भैया। आगे बढ़ें, जल्दी से एक बार वीडियो को तब लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए जो राना गुंडई आर्कियोलॉजिकल साइट है इसका एक्सकवेशन किसके द्वारा किया गया? बताइए भाई। राना गुंडई जो आर्कियोलॉजिकल साइट है इसका एक्सकेवेशन जो है, उत्खनन जो है, यह किसके द्वारा किया गया? और राना गुंडई आर्कियोलॉजिकल साइट किस एविडेंस के लिए इतना प्रसिद्ध है? बताइए। डब्ल्यू फेयर सर्विस, अच्छा ठीक है। पुरास्थल पाकिस्तान में जाने से नदी का नाम चेंज क्यों हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पुरास्थल जाने की वजह से नदी का नाम चेंज नहीं हुआ। जो नाम सिंधु सभ्यता पड़ा था वो किस वजह से पड़ा था ये समझिए। सिंधु सभ्यता इस वजह से पड़ा था क्योंकि जो मुख्यतः पुरास्थल प्राप्त हो रहे थे, जिस समय ये पुरास्थलों की खोज की गई थी उस समय ये पुरास्थल खोजे जा रहे थे सिंधु नदी के किनारे किनारे से। तो मुख्यतः पुरास्थल सिंधु नदी के किनारे से प्राप्त हो रहे थे, यही तो कारण था कि जिसकी वजह से इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। लेकिन जब बाद में खोज की गई तो पता चला कि सिंधु नदी से किनारे से कहीं ज्यादा जो सरस्वती नदी है भारत में उसके किनारे से प्राप्त हो रहे हैं, जिसके वजह से इसका जो नामकरण है वो सिंधु सरस्वती नाम पड़ा। अब देखिए हमने ये नहीं कहा कि सिंधु एकदम हटा दीजिए, भले ही सबसे अधिक मात्रा में जो प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है? वो प्राप्त हो रहा है सरस्वती नदी किनारे। लेकिन हमने कहा कि ठीक है, तुम्हारे सिंधु किनारे प्राप्त हो रहा था वो भी रखो, लेकिन हमारे सरस्वती नदी के किनारे से भी सबसे अधिक प्राप्त हो रहा है उसको भी रखो, इसलिए इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता पड़ा। क्लियर हुआ? ब्रिगेडियर रॉस, वेरी गुड, रानी जी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। जो राना गुंडई पुरास्थल है यह किसके द्वारा खोजा किया गया? ब्रिगेडियर
रॉस के द्वारा जो है इस पुरास्थल का उत्खनन किया गया। ये पुरास्थल जो है ये किस लिए जाना जाता है, बताइए। ये पुरास्थल किस लिए जाना जाता है, कोई बता सकता है आप में से? देखो भैया, आप सभी से निवेदन है कि समय कम है, पढ़ो लिखो, ठीक है। ये बाकी के जो झंझट है थोड़े से समय के लिए त्याग दो, निवेदन है हाथ जोड़ के। एक शिक्षक यही चाहेगा कि उसके जितने भी पढ़ाए गए स्टूडेंट हैं वो सफल हों। आपके पास समय कम है, कोई भी एग्जाम, खासकर यूजीसी नेट या बाकी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वनडे वाले, वो आपको कम से कम, यदि मैं बात करूँ तो 3 महीना आपकी कठिन परिश्रम मांगते हैं। और यदि सीरियसली आप 6 महीने लग जाए तो आपको कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने से नहीं रोक सकता, खासकर यूजीसी नेट इत्यादि। तो आपके यदि 6 महीने की वो जो मेहनत है, आपका यदि वो फ्यूचर डिसाइड कर सकती, तो वो आप कर क्यों नहीं रहे हैं? कभी खुद से सोचा है आपने कि जब ये यूजीसी नेट के एग्जाम या फिर कोई वनडे एग्जाम नहीं क्रैक होता है तो उसका असर मेंटली जो आपके ऊपर पड़ता है वो तो पड़ता ही है, आपके जो साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं, खासकर आपके माता पिता, उन पे क्या असर पड़ता है, कभी आपने सोचा है? कभी आप बैठ के सोचा कीजिए, ऑब्जर्व किया कीजिए कि आज आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, माता पिता आपको आपका खर्च दे रहे हैं, और माता पिता के खर्च देने के बावजूद आप क्या कर रहे हैं? खूब शॉपिंग कर रहे हैं, आप खूब मूवीज देख रहे हैं, आप बाकी सभी चीजें समय से कर रहे हैं। लेकिन जब पढ़ाई की बात आ रही है, कहीं ना कहीं वो कामचोरी, कहीं ना कहीं आपको जो ईमानदारी होनी चाहिए उससे आप अलग हट रहे हैं। तो ये आप अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अपने माता पिता के प्रति जो ईमानदारी है, उनकी जो कर्तव्य निष्ठता है, उस पे सवाल उठा रहे हैं। जो माता पिता ये सोच रहे होते हैं कि हमारा जो लड़कवा है, हमारा जो बबुआ है, वो अच्छे से पढ़ ही रहा होगा। इवन इंडियन सोसाइटी में सबसे बड़ी चीज ये है कि भले ही माता पिता गरीब रह जाएं, रिक्शा चला लेंगे, ऑटो चला लेंगे, कुछ कर लेंगे, लेकिन अपने लड़के को अपने आर्थिक स्थिति से कहीं ज्यादा उठकर वो पढ़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज की इंडियन सोसाइटी में चैलेंज है अपने आप को स्टेब्लिश कर लेना और पढ़ लेना। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो मोबाइल फोन, इंटरनेट या फिर बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये एक माया जाल है। जैसे प्राचीन समय में माया होते थे, असुर होते थे, राक्षस होते थे जो माया धारण करते थे। तो ये इंटरनेट एक डिजिटल दुनिया का माया है जो आपके आगे पीछे चारों तरफ से फैला हुआ है। इसको आपके ऊपर है कंट्रोल करना, और जिस दिन कंट्रोल कर लिया, इस पे जीत हासिल कर ली, आपकी मंजिल आपके सामने है। तो सबसे पहला चैलेंज है इस माया से निजात पाना, इसको जरूर हटाइए और एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। और जिस दिन एग्जाम क्वालिफाई करके माता पिता के सामने रिजल्ट रखेंगे ना, दुनिया मुझसे ज़्यादा कोई खुश होता नहीं है। ये जितने आपके फ्रेंड दिखाई दे रहे हैं आपके आसपास, सब मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, सब के सब स्वार्थी हैं, सब के सब एक ऐसे समय में आपका साथ छोड़ के जाएंगे जब आप बिलीव नहीं करेंगे। ये आपकी जो BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर वाला जो कॉन्सेप्ट है, आपकी जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट है, या फिर बाकी जो कॉन्सेप्ट है, ये बड़ी सच्चाई है, काली दुनिया की सच्चाई है भैया। इनसे दूर रहो। ये जो आपके बेस्ट फ्रेंड बन के घूमते फिरते ना आपके साथ, समय आएगा ऐसा लात मार के बाहर निकलेंगे कि आप अफसोस करेंगे। हमारे भी बड़े ही फ्रेंड थे, बड़े ही संख्या में जब BHU पढ़ते थे, तो उस समय सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड कह लीजिए या मेल फ्रेंड, जो अलग अलग होते हैं ना, वो लोग थे। लेकिन जब समय के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें दूरियां बनती है, और केवल वही लोग आपके साथ होते हैं जो वास्तविक रूप से आपसे जुड़े होते हैं। तो समय के साथ सब बदल जाएगा, माता पिता के साथ अलावा कोई आपका साथ नहीं देगा। समय है, सुधर जाइए, पढ़ लिख लीजिए, कुछ बन जाइए, नहीं तो बाद में मौका मिलेगा नहीं संभलने का, जब एक बार चीजें बिगड़ जाएंगी तब। ठीक है, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ लोग जो है ना कि पीछे पागल हुए पड़े हैं अपने दोस्तों के, अपने जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन है उसके पीछे पागल पड़े हुए हैं। मत हो। ये आपकी जो दुनिया है ना, मायावी दुनिया, ये दुनिया बर्बाद ही करेगी, आबाद नहीं करेगी। क्योंकि सभी लोग कनिष्क कटारिया या फिर नहीं हो सकते जिनकी रिलेशनशिप के वजह से वो IAS PCS बन जाए। ये एक्सेप्शन है, अपवाद हैं। लाखों करोड़ों में कोई एक होता है जो सपोर्ट करता है और चीज़ें आगे बढ़ती हैं, लेकिन सभी बाकी नहीं है। बाकी सब मोहमाया है, जाल है, समझिएगा। खैर,
आप लोग बहुत मेच्योर हैं, बहुत बड़े हैं। यूजीसी नेट का तैयारी करने का मतलब अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर, आप मास्टर्स को, आप ग्रेजुएशन वाले बच्चों को पढ़ाएंगे उसके बाद। तो ये कहने समझाने का मतलब नहीं, मेरी भी उम्र, मैं कोई बुढ़ऊ दद्दा नहीं हूँ कि मैं समझाऊँ आप लोगों को। हाँ, हो सकता है कुछ चीज़ें अनुभव से आती हैं, आपको भी जब समय आएगा, अनुभव आएगा, तो खूब बड़ी बड़ी शायरी आएगी आपको, खूब गम वाले गाने आएंगे आपको, वो अलग चीज़ है। चलिए, राणा घुंडई की बात कर रहे हैं। यहाँ से घोड़े के जो दांत हैं, घोड़े के जो दांत हैं, उनके जो प्रमाण हैं वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब देखिए घोड़े के दांत के प्रमाण की जब चर्चा करते हैं, एक बात तो क्वेश्चन हमेशा ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बार बार जब भी बात करता हूं कि घोड़े के संदर्भ में दो प्रमाण पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है रिगार्डिंग टू अस्थि, दूसरा दांत क्वेश्चन पूछा जाता है कि दांत के प्रमाण कहां से मिले। बताइए भाई, दोनों का आंसर बता दीजिए तो जल्दी से, बहुत तेज तर्राक हैं आप लोग। ठीक है, हम बुल। अच्छा, अब आप लोगों को पढ़ाना भी गर्मी में एक चैलेंज है, क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइटिंग होती है इस स्टूडियो सेटअप में, तो उसमें फुल शर्ट पहन के पढ़ाना, बाकी चीज़ें पढ़ाना, वो अपने आप में अब एक चैलेंज होगा, क्योंकि गर्मी बढ़ेगी। रूम पूरा कॉम्पैक्ट होता है कि आवाज़ बाहर ना जाए और बाहर की आवाज़ अंदर ना आए। और फैन चला नहीं सकते, क्योंकि फैन चलाएंगे तो आवाज़ आप लोगों तक सही नहीं जाएगी, वो आवाज़ में दिक्कत क्रिएट होगा। तो अपने आप में एक चैलेंज होगा। यदि हमारे यहाँ से मेहनत हो रही है, अभी तो थोड़ी फिर भी टेम्परेचर कम है, आपका जून आते आते स्थिति ये होगी कि आप देखेंगे पढ़ाने के दौरान जो स्वेटिंग होगी, जो हालत होगी, ये कहने योग्य नहीं। चलिए, अस्थियों के प्रमाण बात करें तो जो बोन्स के प्रमाण हैं वो प्राप्त होते हैं सुरकोटदा से। ठीक है, दांत के प्रमाण मैंने अभी बताया है कहाँ से प्राप्त होते हैं, राणा घुंडई जो पुरास्थल है वहां से इसके जो प्रमाण हैं वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, नीरज जी कह रहे हैं एसी। भैया एसी 1-2 रुपए में नहीं आती ना, एसी महंगी आती है। ये सेटअप लगवाने में ही 3 बैच का सेविंग गया है। ठीक है, जो सेटअप आप अभी देख रहे हैं, आप जिसके थ्रू पढ़ रहे हो बेटे, ये 3 बैच, जून 2023 नहीं, उसके पहले वाला एमए हिंदू स्टडीज़ का, फिर जून 2023 का और दिसंबर 2023, इवन आपका जो बैच है इसकी भी सेविंग अभी इसमें लग रही है, अभी भी पैसे दिए जा रहे हैं जो उधार बारी से लिए गए थे। तो ये स्थिति है। अब आप कह रहे हो एसी लगवा लेंगे, एसी मान लो हम लगवा भी लेंगे, 40,000 50,000 जो भी लगेगा लगवा भी लेंगे, लेकिन उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है जानते हो ना कितनी आती है। एक तो इसका जो जो आप पूरा सेटअप देख रहे हो, इसके पढ़ाने का इलेक्ट्रिसिटी बिल कहीं ज़्यादा आता है। एसी लगवाने के बाद पता चले 1 महीने के बिल आने लगे 3 से 4 हज़ार रुपए। तो फीस बढ़ाना पड़ेगा। अभिषेक जी बढ़ा दें क्या फीस? इतने में ही हालत खराब है ना। अब सहयोग चंदा तो मांग नहीं सकते, सरकार तो है नहीं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड ले लें 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ का, और पता चले कि एक एक दिन में 800-800 करोड़ 900-900 करोड़ मिल रहे हैं। सरकारें हम आपको कितना बेवकूफ़ समझती हैं। तो कॉल्ड वो नहीं कहते हैं, लाइन है कि यहाँ पे सी लिखा है क्या, वो जनता को वही समझ रही है कि अपने देखो चंदा लेना है तो कितने 800 करोड़ 900 करोड़, किसी को 7-8 हज़ार करोड़ तक मिल रहे हैं। लेकिन जब जनता के ऊपर बात आती है तो कोई कर ले, 10 रुपए का भी कोई चोरी कर ले, इवन कोई 1,000 रुपए का रिश्वत ले ले, उसके बाद तुम देखो उसकी जो स्थिति होती है, नौकरी से उसको हाथ धोना पड़ेगा, बाकी चीजें हो जाती हैं। लेकिन सरकारें 8-8 हज़ार करोड़ 7-7 हज़ार करोड़ जो है लेके चंदे के रूप में बैठ जा रही हैं, और ऐसे ऐसे लोग उनको चंदा दे रहे हैं, क्या कहा जाए। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं ये समझने वाली चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, अगला क्वेश्चन है, ये बताइए, ये जो कोट दीजी पुरास्थल है, इसका खोज जो है किसके द्वारा किया गया और कब किया गया, और ये पुरास्थल है कहां पे? क्वेश्चन क्या है बेटे, कोट दीजी।
बताइए कहाँ पर है? अभिषेक जी कह रहे हैं हमारे बात बढ़ा देना। क्यों? उनका दर्द दर्द नहीं है। ये कहावत है कि अपने जब दुख आता है तो आदमी कम परेशान होता है, लेकिन किसी दूसरे को सुख मिल जाए तो उससे ज्यादा परेशान होता है। पड़ोसी को अपने दुख की चिंता कम रहती है, दूसरे के सुख की चिंता ज्यादा है। अभी आपका एग्जाम क्रैक हो जाए, अरे मारो पढ़ थोड़ी रहा था, हो गया होगा, किस्मत है, हो जाता है। लेकिन उनका लड़का भी हो जाए, बहुत पढ़ रहा था लड़कवा हमारा, इतना मेहनत कर रहा था, दिन दिन भर रूम में पैक था, दिन रात पढ़ ही रहा था, लेकिन किसी दूसरे का हो जाए, किस्मत है, घूम तो रहा था लेकिन हो गया। तो किसी दूसरे की सफलता में लोग ज्यादा परेशान होते हैं, अपने दुख से भी ज्यादा। इसीलिए किसी को बताओ मत कि हम ये करने जा रहे हैं, ढोल नगाड़ा न पीटो कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। शांति से खामोश बैठे रहो। और वो कहावत है ना कि खामोशी से जब सफलता हो तो फिर क्या हो, वो शोर मचा दे। तो वो काम करो कि खामोशी वाला, ये नहीं कि ढोल नगाड़ा पीटे पड़े हो कि हम आज ये करेंगे, हम वो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम चपरासी बनेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम गोबर फेंकेंगे चलो। और अचानक से एक दिन रिजल्ट लेके आओ, दिखाओ कि ले भैया हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, हम आईएएस बन गए, हम जज बन गए। क्योंकि यदि बताओगे तो ये ऐसे लोग हैं जो तुमको पिंच करेंगे, जहां देखेंगे रास्ते में बोलेंगे, अरे तुम तो एग्जाम दिए रहे, क्या हुआ? और नहीं निकलेगा तो वो मेंटल प्रेशर होगा आपके ऊपर। और जब कह दोगे कि ये कौन पढ़ने जाता है, हम तो जाते हैं घूमने, कोचिंग कोचिंग करने थोड़ी जाते हैं, हम देखते जाते हैं क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है। तो ये सब बताए बताने की चीज नहीं है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जो आपका जो पुरास्थल है, कोट दीजी की बात कर रहे हैं, ये आपका सिंध प्रोविंस में है, पाकिस्तान में। किस नदी के तट पे है बताइए भैया? है कहाँ पे? ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कहाँ पे? तो जो सिंध पुरास्थल है इनका, सिंध जो क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर है। दूसरा क्वेश्चन कि यह किस नदी के तट पर स्थित है और यहां पे उत्खनन किसके द्वारा किया गया? इंडस रिवर। इंडस रिवर के दाहिने या बाएं? एग्जामिनर बहुत फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, ध्यान रखना बेटा। एग्जामिनर का बस चले तो कुछो पूछ दे कि जो उत्खनन हुआ था वो कितने मीटर कितने सेंटीमीटर में हुआ था। क्योंकि एग्जाम, अब आप एग्जामिनर क्वेश्चंस को देखिए, घर का फ्रस्ट्रेशन आपके उस पे निकालता है, पेपर पे। हाल ही में जो आप देख रहे थे, कहाँ का मैंने पेपर न्यूज पढ़ा, जो पेपर लीक हुआ था, जो वाहन चालक थे जिनकी जिम्मेदारी थी पेपर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में, उन्होंने पेपर लीक कर दिया। तो पेपर कराना भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो गई है। चलिए, कहां पर है भैया? सिंधु नदी। सिंधु नदी, दाएं की बाएं? तो बेटा बाएं पे, बाएं तट पर। ठीक है, चलिए, किसके द्वारा उत्खनन किया गया? ठीक है, देखो जब ऐसा बोलते हो और सिलेक्शन नहीं होता ना, तो प्रेशर कम रहता है। देखो भैया, कम से कम इतना तो अपने आप को तो बना ही लो, यदि सिलेक्शन नहीं हो तो स्किल डेवलप कर लो कि बिना भूखे तो मरोगे नहीं। एक बात हमेशा ध्यान रखो, नॉलेज से ज्यादा स्किल को तवज्जो दिया जाता है। कुछ ही क्षेत्र हैं जहां पे नॉलेज को तवज्जो देते हैं लोग, इस बात को हमेशा ध्यान में रखो। कामयाब वही लोग हैं जिनके पास किसी एक चीज की हुनर बहुत तगड़ी है। आप देखते होंगे एक टीचर जो है, या फिर सामान्य प्राइमरी टीचर की आप देखते हो भीड़ मची रहती है सरकारी नौकरी लेने की। उनकी तनख्वाह कितनी है? 40,000, 50,000, 60,000, बहुत है 70,000, इतनी जा सकती है मैक्सिमम। लेकिन एक यदि ठेले वाला जो चाट फुल्की लगा रहा है, गोलगप्पे लगा रहा है, कई जगह उसके अलग अलग नाम है, कहीं बतासे बोलते हैं, कहीं गोलगप्पे बोलते हैं, कहीं फुल्की बोलते हैं, कुछ चाट कह लीजिए। यदि आप उसकी एवरेज सैलरी निकालोगे ना मंथ की, तो मिनिमम 50,000 से 60,000 कमाता है, यदि वो ठीक ठाक बना रहा है, अच्छा बना रहा है तो। लेकिन लोग करते नहीं है। तो आपके अंदर हुनर होना चाहिए किसी एक काम को लेके, वो हुनर पैदा कीजिए। जरूरी नहीं है कि सब पढ़े हो कि नहीं हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, कोई नहीं बनेगा। लिख के दे देता हूं कि आने वाले समय में सरकारें और जॉब में
कटौती करने जा रही है। तो अपने आप को हुनरमंद बनाओ, अपने आप को अपना फील्ड चूज करो और उसमें काम करना शुरू करो। सरकारी नौकरी कभी भी सरकार कोई भी आके चली जाए और ये कह दे कि 140 करोड़ की जनता है, मान लीजिए कि इसमें 30 करोड़ लोग भी युवा हैं, मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तो 30 करोड़ को तो नौकरी कभी किसी जिंदगी में नहीं मिलेगी, चाहे कोई सरकार आके चली जाए, ग्रह पलट जाए, तब भी नहीं मिलेगी। कुछ ही लोग होंगे जिनको नौकरी मिलेगी, और ये नौकरियां कट भी रही क्योंकि मशीनरीज, एआई या बाकी जो फैसिलिटीज आ रही हैं उनकी नौकरियां खत्म हो रही है। पहले चपरासी सरकारी होते थे, आपने देखा कभी सरकारी चपरासी की नियुक्ति पिछले कुछ वर्षों में हुई है? क्योंकि अब सरकारी चपरासी नहीं रखे जाते, अब इनको जो प्राइवेट लोग हैं, क्योंकि सरकारी चपरासी रखेंगे उनको कम से कम 30 से 40 हजार रुपए महीना देना होगा, अब 7 से 10 हजार के रूप में प्राइवेट जो संस्था है वो अपने आसपास के लोगों को ही रख लेगा। तो कटा कि नहीं कटा नौकरी? तो इसीलिए अपने आप को स्किलफुल बनाओ बेटा, बाकी जो चीजें हैं, कहावत है ना, ये बेकार हो जाएंगी, समझ लो। ठीक है, ठीक है, अभी हाथ पांव है, मार लो, जहां तक नौकरी मिल जाए अच्छी बात है, तो फिर कोई मतलब है नहीं। हमारा काम है पढ़ाना, अपने आप को स्किलफुल बनाओ। आर्कियोलॉजी पढ़ रहे हो, आर्कियोलॉजी में इतना ज्यादा नॉलेज ले लो कि तुम अपने आप में यूनिक बन जाओ। मेरा एक टारगेट था, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं। आने वाले समय में, अभी तो आप आर्कियोलॉजी देख रहे हैं, लॉ के फील्ड में कुछ अच्छा, कुछ यूनिक करना है। वो हो सकता है यदि भगवान ने साथ दिया, स्वस्थ रहे पूर्ण रूप से, तो लॉ के फील्ड में कुछ आप अच्छा इसी चैनल पे होते हुए देखोगे, जो कि बाकी जगहों पे लोग परेशान रहते हैं। वो नीड को समझो। देखो, भारत में सक्सेसफुल वही चीज रही है जिसने भारतीय आवश्यकता को महसूस किया है। जोमेटो इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ा, आपने कभी सोचा? ये हंसी मजाक के होगा कि ओयो को लेकर बड़ा मजाक उड़ाते हैं। वो क्यों इतनी चीज आगे से बढ़ी तेजी से? क्योंकि उन्होंने उस चीज को पकड़ा कि खाना तो सब खाना चाहते हैं रेस्टोरेंट का, लेकिन ये भी चाहते हैं कि घर पे हमारे सामान पहुंच जाए। चाहते हैं लोग कि हम घर बैठे बैठे एक ऐसा स्पेस बुक कर लें जहां पे हम अपना समय व्यतीत कर सकें। ये वास्तविकता है। तो वो आवश्यकता महसूस कीजिए। जब हम आर्कियोलॉजी का एक कोर्स लॉन्च किए थे 2021 के आसपास, लॉन्च नहीं किए थे, पहली वीडियोज डाले थे, तो मैंने यही सोच के डाले थे कि आर्कियोलॉजी की कोई भी मटेरियल, जब मैं पढ़ता था 2020 में, जब मैं पास आउट हुआ मास्टर्स, तो उस दौरान कोई भी एक सिंगल चैनल या फिर कोई सोर्स नहीं था ऑनलाइन जिससे कि हम कुछ पढ़ सके। तो मेरे दिमाग में था कि यदि ठीक है, इसका रिस्पॉन्स ठीक ठाक आता है तो देखेंगे बाकी, क्योंकि हम उस समय लॉ पढ़ाते थे। आप लोगों का बड़ा स्नेह मिला, सपोर्ट मिला, एक वीडियोस डाली गई जो कि आप देखेंगे अभी भी कई सारी वीडियोस ऑन पेपर जो है उनको बस एक्सप्लेन किया गया है रिकॉर्डेड फॉर्म में। वहां से मिलता गया, सब चीजें बात आगे बढ़ती गई, और अभी तक जो सफलता है, जो मंजिल है, वो आपके सामने चल रही है। और कुछ अच्छा हुआ, सीखने का प्रयास जारी है। हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी सीख रहे हैं, आप भी स्टूडेंट हैं, आप भी सीख रहे हैं। तो दोनों के सीखने का दौर जारी है, कुछ बेहतर करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। चलिए, तो आर्कियोलॉजी में प्रॉब्लम समझिए, उस पर काम कीजिए। खैर, हम बात कर रहे थे, ये जो फजल अहमद हैं, फजल अहमद, उनके द्वारा जो है इसकी उत्खनन किया। अब क्वेश्चन ये पूछा था कि फजल अहमद का संबंध किससे है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ बेटे, जो फजल अहमद हैं, इनका संबंध किससे है? आर्कियोलॉजी में कम प्रॉब्लम्स नहीं है। आर्कियोलॉजी में अभी भी कई सारे ऐसे फील्ड हैं जिसपे काम करना बाकी है। यदि आप में से कोई इंटरेस्टेड हो, कोई स्टूडेंट जो कि चाहता हो कि वो वीडियोस बना के हमें दे, हम आपके लिए स्वागत करते हैं। आप वीडियोस बना के दीजिए, हम अपने प्लेटफॉर्म पे उसको अपलोड करेंगे, आपके फोटोज, आपके सभी डिस्क्रिप्शंस के साथ में। आप सभी का स्वागत है। कोई भी पढ़ाना चाहे आर्कियोलॉजी को लेके, कोई अपना सहयोग देना चाहे, न केवल आर्कियोलॉजी, बाकी यदि किसी को लगता है कोई और भी टॉपिक के ऊपर अपना कोई व्यक्तिगत कोई चीज वो बोलना चाह रहा है, एक्सप्लेन करना चाह रहा है, तो मुझे दे सकता है रिकॉर्ड करके। मैं उनकी सभी चीजों को अपने प्लेटफॉर्म से पब्लिश करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फजल अहमद का संबंध किससे है, बताइए भाई, क्वेश्चन पूछा जाता है। फजल अहमद का संबंध किससे है?
देखिए ध्यान रखिएगा, फजल अहमद जो है, जो उन्होंने 1955 में इस पुरास्थल की खोज की थी, 1955 में। ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो है, जो पाकिस्तान है बेटे, जैसे भारत में एएसआई है, वैसे ही वहां पे उनका जो पुरातत्व विभाग है, ठीक है, यह उसके क्या थे, महानिदेशक थे। ठीक है, इस चीज को समझिए। हाँ, तो पाकिस्तान का जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उस आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के यह क्या रहे हैं, महानिदेशक रहे हैं, और उन्हीं के द्वारा जो है 1955 में जो कोटदीजी पुरास्थल है उसकी खोज की गई और वहां संबंधित जानकारियां हैं वह प्राप्त की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें किसी को कोई समस्या, कोई डाउट, कोई परेशानी? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जलीलपुर पुरास्थल जो है यह कहां पर स्थित है और किन नदियों के तट पर स्थित है? जलीलपुर बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है। आपने नाम सुना होगा सराय खोला, ठीक है, और दूसरा जलीलपुर। अब सिख जी कह रहे हैं अच्छा अलग अलग जो चैनल्स के नाम बता रहे हैं, हाँ कई सारे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं भाई। देखिए चीजें समय के साथ बदलती हैं। अब आप ये सोचिए कि मार्केट में कोई एक चीज होगी, जरूरी नहीं है। मार्केट में बाकी ऑप्शंस भी हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ जाते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैसे करते हैं। इसके लिए कोई किसी को न रोक सकता है न किसी को कुछ कह सकता है। आप फ्री टू मूव है, फ्री टू स्टडी है, आपके पास राइट टू क्या है, एजुकेशन है, जहां से ज्ञान मिले वहां से ले लेना चाहिए। थ्री इडियट का है ना, आपने देखा होगा, राजू जो है वो क्या करता है, जिस क्लास में उसको ज्ञान अच्छा समझ में आ रहा है बैठ के ले लेता है। तो जहां से ज्ञान मिले, मैंने कहा अभी ना कुछ देर पहले बताया कि आर्कियोलॉजी के एमसीक्यूज खूब सॉल्व करो, जहां से मिल पाए खूब क्वेश्चन सॉल्व करो बस, लेकिन ध्यान रखो कि फैक्ट अच्छे मिले आपको, डाटा अच्छा मिले, और नोट्स बनाते जाओ, कहीं से भी पढ़ो, गूगल पढ़ो, यूट्यूब चैनल पढ़ो, किसी दूसरे क्लासेस देखो, स्टेट पीसीएस पढ़ो। कई बार आप देखेंगे कई सारे फैक्ट यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जो है उसमें भी आपको मिलेंगे अच्छे खासे, तो वहां से भी पढ़ सकते हो। देखिए ये दोनों पूरा स्थल है कहां पे बेटे, पाकिस्तान में है। कहां पे है, पाकिस्तान में है। और इस पाकिस्तान में जब पुरास्थलों की बात करते हैं तो रावलपिंडी जो है उसके निकट में है, और चेनाब और जो रावी नदी है, चेनाब एवं रावी नदी जो है उसके संगम जो है, उसके तट पर स्थित जो जलीलपुर पुरास्थल है वो वहां पर स्थित है। और इन पुरास्थलों समय प्री हड़प्पन कल्चर्स के जो प्रमाण हैं वह देखने को मिलते हैं। और आज के इस सेशन के अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं, उसके पश्चात जो क्लास है उसको हम समाप्त करेंगे। ये बताइए, सुत कांगेडोर जो पुरास्थल है उसकी खोज किसके द्वारा किया गया और उसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया? सुत कांगेडोर जो पुरास्थल है इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया, और जो है इसका खोज किसके द्वारा किया गया? बताइए भाई क्या होगा। नहीं पता? अरे भाई हाँ या ना में जवाब दीजिए। है किस नदी के तट पर स्थित है, और ये है कहाँ पे? पहली बात तो ये बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्थान बताइए, किस नदी के तट पर है ये बताइए, कहाँ पे है?
जेपी जोशी नहीं है, बलूचिस्तान में। ठीक है, बहुत बढ़िया। तुतकांगे डोर, अरे भाई साहब याद करो, पढ़ाते समय बताया गया है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये जो वेस्ट वाला पूरा स्थल है उसका नाम क्या था? बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे वेस्टर्न आर्कियोलॉजिकल साइट, सबसे पश्चिमी पूरा स्थल का नाम क्या था? सबसे ईस्टर्न आर्कियोलॉजिकल साइट नॉर्दर्न एंड साउदर्न, नॉर्दर्न मांडा। सबसे ईस्टर्न क्या है बताइए, वेस्टर्न क्या है? ये ईस्टर्न है आलमगीरपुर, सबसे वेस्टर्न दायमाबाद। वैसे ही वेस्टर्न क्या है? सूतकांगे डोर। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये जब हम बात करते हैं कि सूतकांगे डोर पुरास्थल है कहां पे, तो आपने कहा कि बेटे बलूचिस्तान में है। ठीक है, और किस नदी के तट पर स्थित है? तो कौन सी नदी है? दास्क रिवर। कौन सी है? दास्क रिवर। खोज किसके द्वारा किया गया? तो खोज किया गया 1927 में। किसने किया है? और उत्खनन किसने किया है बताइए, क्या होगा? कोई बता सकता है आप में से? भाई सिंपल सा है, देखिए। खोज किया है ऑरेल स्टाइन के द्वारा, ऑरेल स्टाइन के द्वारा इसकी खोज की गई 1927 में, और उत्खनन किया गया 1962 में जॉर्ज एफ डेल्स के द्वारा। ठीक है, चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ASI, उससे संबंधित जो भारतीय पुरातत्व का इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी से जो है क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी जो है उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ब्रॉडली डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से जो ASI है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया, और उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनको हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भारतीय पुरातत्व जो है, इंडियन आर्कियोलॉजी जो है, उसकी सबसे पहली नींव किस इंस्टीट्यूशन के स्टैब्लिशमेंट के रूप में रखी गई? क्वेश्चन क्या है कि जो भारतीय पुरातत्व है बेटे, उस भारतीय पुरातत्व में सबसे पहला कौन सा ऐसा संस्था गठित किया गया या फिर उसका गठन किया गया, स्थापना किया गया, जिसके द्वारा बाद के समय में आके जो पुरातत्व की गतिविधियां हैं भारत में वो सुदृढ़ हो पाए? बताएं। सिंपल सा है, बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर बिल्कुल आसानी से दे पाएंगे। व्हाट इज द राइट आंसर? किसी को जानकारी है क्या होगा? बताइए भाई। नहीं पता? अरे भाई, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। कुछ याद आ रहा है? रॉयल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, इसकी स्थापना जो है पहली बार जब किया गया, किसने किया, कब किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे यहां पे पूछा जा सकता है कि स्थापना वर्ष क्या है और किसके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। बताएं भाई। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, जी हाँ, अंकिता जी ने सही आंसर किया है, पुष्पांजलि जी ने सही आंसर किया। ठीक है, विलियम जोन्स ने किया। कब किया भाई विलियम जोन्स ने, बताइए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, 15 जनवरी, कब हुआ है? 15 जनवरी। बताइए 1784 है या फिर 1774 है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया,
1784 है, 1784 में जो है इसकी स्थापना किया गया। किसने किया है? वेरी गुड, ठीक है। तो 1784 में, 15 जनवरी 1784 में इसकी स्थापना की गई रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की। किसने किया है? तो विलियम जोन्स के द्वारा। विलियम जोन्स जो हैं, उन विलियम जोन्स के द्वारा जो है उसकी स्थापना की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहां से बनेंगे। कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लगातार जो है यहां से पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो विलियम जोन्स के द्वारा जो है 15 जनवरी 1784 को जो है इसकी स्थापना किया गया। क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है, विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की 1784 में, इसी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा एक पत्रिका का शुभारंभ किया गया था। वह पत्रिका का नाम क्या है? बताइए भाई। बिल्कुल सही आंसर किया है जूही जी ने, सही आंसर किया है स्मार्ट टेक विजन। ठीक है, सर के द्वारा जो है, जो आप पैनल देख पा रहे हैं, जो हम पढ़ाते हैं उन्हीं के द्वारा जो है पैनल ये लगाया गया था। ठीक है, चलिए बताइए कौन सी पत्रिका जो है उसको कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जो है उसने स्थापित किया था? एशियाटिक रिसर्चेज, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आंसर। एशियाटिक रिसर्चेज, एशियाटिक रिसर्चेज नामक जो पत्रिका है, ठीक है, उस एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका की स्थापना जो है, इसकी जो शुरुआत है, यह किसके द्वारा किया गया? इनके द्वारा, अर्थात जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी है उसके द्वारा स्थापित किया गया। कब किया गया? किस वर्ष? बताइए भाई, किस वर्ष हुआ है? वर्ष बताइए, कोई बता सकता है आप में से? कौन से वर्ष? मेघना जी ने सही आंसर किया, मेघा जी ने सही आंसर किया है, पुष्पांजलि जी ने सही आंसर किया है, बहुत बढ़िया। किस वर्ष किया? 1788। 1788 में, 1788 में जो है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने जो है कि क्या किया था? एक पत्रिका का संपादन किया, उसकी शुरुआत की, जिसका नाम क्या रखा? एशियाटिक रिसर्चेज नाम से जो पत्रिका है उसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन से पूछा जाता है कि जरा मुझे ये बताइए कि मुंबई में जो साहित्यिक सभा है, लिटरेरी सोसाइटी है, उसकी स्थापना कब हुई और मद्रास में कब हुआ? क्वेश्चंस क्या है? जो लिटरेरी सोसाइटी है, साहित्यिक जो सभाएं हैं, ठीक है, तो कहां कहां पे? दो जगह। एक बंबई था पहले, जिसको हम वर्तमान में क्या कहते हैं बेटे? मुंबई कहते हैं, और दूसरा है मद्रास। इन दोनों जगहों पे इन लिटरेरी सोसाइटीज की स्थापना जो है वह कब किया गया? किस वर्ष जो है यह स्थापना हमें देखने को मिलता है? बताइए क्या होगा? किसी को जानकारी है? चलिए, मुंबई में 1804, मेघा जी ने आंसर किया है, बहुत बढ़िया। मद्रास में कब होगा? 1818, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल दोनों लोगों ने सही आंसर किया है। मुंबई जो है वो 1804 में स्टैब्लिश हुआ लिटरेरी सोसाइटीज, और मद्रास में जो है वो 1818 में, अर्थात 1818 में मद्रास में, जो कि चेन्नई है, और आपका जो बंबई है जिसको वर्तमान में हम मुंबई कहते हैं, वहां पे 1804 में जो है ये जो लिटरेरी सोसाइटीज हैं इनकी स्थापना किया गया। ध्यान रहे, इन सभी कामों के पीछे जो लीजेंड व्यक्ति हैं वो हैं आपके विलियम जोन्स। एक्चुअली विलियम जोन्स जो है भारत में एक जज के रूप में, जो कलकत्ता हाई कोर्ट था उनके जज के रूप में 1783 में अपॉइंट हुए थे, और ये भारत आए। भारत में इन्होंने जो एंटीक्विटीज थी उनके कंडीशंस को देखते हुए, उनको प्रिजर्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके ऊपर काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन 15 जनवरी 1784 एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन नेम्ड रॉयल एशियाटिक सोसाइटी।
उसकी स्थापना करते हैं। अब जब रॉयल एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्टैब्लिश हो रही है तो काम क्या है, मोटो क्या है, एंटीक्विटीज से संबंधित काम करना। तो जब ये एंटीक्विटीज से संबंधित कार्य कर रही है, एंटीक्विटीज को कलेक्ट कर रही है, बाकी चीजें कर रही है, तो उनके डाटा को पब्लिश किया in the form of a journal named Royal Asiatic Researches that is started in 1788, 1788 में स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम एशियाटिक रिसर्चेज है। लेटर ऑन जो लिटरेरी एविडेंस है उस पर काम करते हुए जो लिटरेरी सोसाइटीज बनाई गई, दैट इज इन एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन 1804 एंड मद्रास इन 1818, 1818 और 1804 में मुंबई और आपके मद्रास में इनकी स्थापना देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये बताइए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि विलियम जोन्स जो हैं, उन्होंने विलियम जोन्स के द्वारा जो है बड़ी महत्वपूर्ण पहचान किया गया। पहचान किसमें किया गया? जो यूनानी साहित्य थे उसमें, यूनानी जो लिटरेचर्स थे, ग्रीक लिटरेचर्स जो थे, उसमें इन्होंने पहचान किया किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान उन्होंने किससे की? और दूसरा, इनके द्वारा जो है कि पाटलिपुत्र की पहचान जो है वह किससे किया गया? बताइए भाई, क्वेश्चंस क्या है? व्हाट इज दैट? द क्वेश्चन इज कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो यूनानी साहित्य है उसमें किस नाम से जो है संबोधित किया गया, और पाटलिपुत्र जो है उसको किसके नाम से संबोधित किया गया है? चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। देखिए, विलियम जोन्स के द्वारा ही एक्चुअली यूनानी साहित्य में नाम दिया गया था। क्या दिया गया था? सैंड्रोकोट्स। क्या नाम दिया गया था? सैंड्रोकोट्स। और इस सैंड्रोकोट्स की जो पहचान है वो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य है। इसके बारे में जानकारी किसने दिया था? विलियम जोन्स ने दिया था। और पाटलिपुत्र जो कि राजधानी रही है, कैपिटल रही है, इसकी पहचान उन्होंने किया पालीब्रोथस से। पालीब्रोथस, पालीब्रोथस, या फिर कभी कभी इसको पालीब्रोथ भी कहते हैं या फिर पालीब्रोथा भी कहा जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, पालीब्रोथा कहे या पालीब्रोथस कहे, बोथ आर सिमिलर। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जरा मुझे ये बताइए कि आफ्टर विलियम जोन्स हु इज अपॉइंटेड एट द चेयरपर्सन ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी। जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपने अभी कुछ देर पहले देखा कि इनके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे सर विलियम जोन्स। लेकिन इनके बाद, प्रथम अध्यक्ष के बाद जो है अगले अध्यक्ष कौन बने? बताइए बेटे। द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी सर विलियम जोन्स हु इज अपॉइंटेड इन 1784. Actually he started the or he established the institution of Royal Asiatic Society. सिंपल सी बात है, पहले चेयरपर्सन होंगे। बट आफ्टर द विलियम जोन्स हु इज द चेयरपर्सन ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी? बताइए क्या होगा? पढ़ाया जा चुका है। कहां से अभी कनिंघम आ जा रहे हैं? कनिंघम कहां से आ जाएंगे इतना जल्दी? कनिंघम में अभी समय है, कनिंघम अभी रास्ते में है, पीछे हैं, अभी उनको मंजिल पे पहुंचने में, आने में समय है। वेरी गुड। देखो एच विल्सन का नाम आ रहा है। एच विल्सन थर्ड हैं। जो आप एच विल्सन की बात कर रहे हो उनके पहले हैं H.T. कोलब्रुक। द फर्स्ट वन इज विलियम जोन्स, दूसरे जो हैं वो हैं H.T. कोलब्रुक। ठीक है, H.T. कोलब्रुक के बाद जो है वह कौन है? एच विल्सन। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखो, ये है आपके थर्ड। तो सेकंड है, द सेकंड चेयरपर्सन ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी इज H.T. कोलब्रुक एंड द थर्ड चेयरपर्सन ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी इज
H विल्सन। ठीक है, कंफ्यूज न होइए, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस, छोटे छोटे पॉइंट्स आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल क्वेश्चंस फॉर योर एग्जामिनेशंस। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें किसी को यदि कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो बता दीजिए, अन्यथा एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक बार थम्स अप करके बता दीजिए कि जी हाँ, हमें जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ रहे हैं। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, बताइए भाई, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जरा मुझे ये बताइए कि H विल्सन जब ये रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के चेयरपर्सन बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, तो इनके द्वारा जो है एक पत्रिका की शुरुआत की जाती है। उस पत्रिका का नाम क्या था, बताइए, कोई बता सकता है आप में से? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जिसके तीसरे अध्यक्ष थे H विल्सन, उन्होंने अपने काल में एक पत्रिका का संपादन किया और वह पत्रिका जो है उसने भारतीय पुरातत्व से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य दिए। उसका नाम क्या है? चलिए, नेहा जी ने सही आंसर किया है, बिल्कुल सही आंसर है भाई। समय से सभी लोग जुड़े, क्लास 9:15 पे शुरू हो गई है और आप लोग लेट जुड़ रहे हैं, ये सही बात नहीं है भाई। समय के साथ पंक्तिबद्ध रहिए, समय का दुरुपयोग नहीं करना है। वेरी गुड, क्या होगा? एरियाना एंटिका, एरियाना एंटिका। ठीक है, एरियाना एंटिका नामक जो पत्रिका है, ये शुरुआत किया गया H विल्सन के द्वारा, जबकि अभी हमने कुछ देर पहले एशियाटिक रिसर्चेस बताया जिसकी शुरुआत रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा जो है किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ये बताइए, जो फ्रांसिस बुखानन है उनकी नियुक्ति किस क्षेत्र को एक्सप्लोर करने के लिए और किसके द्वारा पहली बार किया गया? क्वेश्चन क्या है बेटे? क्वेश्चन है कि जो इनकी जो नियुक्ति है, ठीक है, यह किसके द्वारा किया गया? ठीक है, और इन्होंने किस क्षेत्र का जो है अन्वेषण किया, एक्सप्लोर किया था? बताइए, कोई बता सकता है आप में से? किसने काम किया है, बताएं भाई। फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी, और भी लोग बताएं। देखिए, समझिएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इनकी नियुक्ति हुई थी सन 1800 में। कब हुआ था? 1800 में जो है इनको नियुक्त किया गया। किसने नियुक्त किया? तो उनका नाम था मार्क्विस वेलेजली। मार्क्विस वेलेजली के द्वारा जो है इनको नियुक्त किया गया। और इन्होंने जब सबसे पहली बार ये नियुक्त हुए तो इन्होंने मैसूर को क्या किया? एक्सप्लोर किया। बट बाद में 1807 के आसपास में इन्होंने जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी है, फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी जो है, इस पे इन्होंने क्या किया? इसको एक्सप्लोर किया और इसके बारे में जो जानकारी है वह इन्होंने दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जरा मुझे ये बताइए, जेम्स प्रिंसेप को एशियाटिक सोसाइटी में सेक्रेटरी के पद पे किस वर्ष नियुक्त किया गया? क्वेश्चंस क्या है कि जो जेम्स प्रिंसेप हैं उनको, जेम्स प्रिंसेप को जो एशियाटिक सोसाइटी है, एशियाटिक सोसाइटी जो है, इस एशियाटिक सोसाइटी में
उनको सेक्रेटरी के पद पे अर्थात सचिव के पद पे किस वर्ष नियुक्त किया गया? बताइए भाई। 1832। ओके, और भी बताइए। 1833। चलिए, बहुत बढ़िया। तो जेम्स प्रिंसेप फॉर द फर्स्ट टाइम ही अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी इन द ईयर ऑफ 1833। 1833 में जो है वो क्या हो रहे हैं? नियुक्त हो रहे हैं। अब अगला ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो नियुक्त हो रहे हैं 1833 में, इन्होंने ब्राह्मी लिपि को डिसाइफर करने का काम कब शुरू किया? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ब्राह्मी लिपि को पढ़े जाने का जो कार्य है यह कब शुरुआत की गई? बताइए। बेसिक से क्वेश्चन है बेटे, काफी बेसिक से हैं। राकेश जी बता रहे हैं 1833। देखिए क्वेश्चंस को समझिए, एग्जामिनर कैसे कंफ्यूज करता है। 3 क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में रिलेटिंग टू द डिसाइफरमेंट ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट दैट इज बाय जेम्स प्रिंसेप। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हेन ही स्टार्टेड द डिसाइफरमेंट ऑफ द ब्राह्मी स्क्रिप्ट दैट इज इन ईयर 1833, सॉरी 1833। 1833 में ये कार्य उन्होंने शुरू किया। कब से कब तक किया? तब आपका आंसर होगा 1833 से लेके 1837 के बीच में। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर, कब से कब तक। तीसरा कि जेम्स प्रिंसेप को ब्राह्मी स्क्रिप्ट को या ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता किस वर्ष मिली? 1837 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 1833 में शुरुआत किया, 1833 से 1837 तक इन्होंने बीच में जो है डिसाइफरमेंट का काम किया है, और फाइनली 1837 का वो पीरियड है जहां पे इनको वह सफलता मिलती है। ठीक है, तो जितने भी हमारे भाई बहन हैं आप सभी से निवेदन है कि प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस आप देखेंगे कि आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं उनमें आपको देखने को मिले हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को नहीं मिला होगा, चाहे वो आपके आरईटी का एग्जाम हो, चाहे फिर वो आपके यूजीसी नेट का एग्जाम हो, या फिर एसईटी का हो, इवन आपके जो इंटरव्यूज वगैरह होते हैं पीएचडी के या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वहां पे भी ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो जो छोटे छोटे माइन्यूट जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, इनको जरूर ध्यान में रखिए। इसीलिए पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए, अलग अलग क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कीजिए, जिनसे कि आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, क्योंकि वो आपके एमसीक्यू बेस्ड है आपके, इसलिए जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा आपके लिए वो फायदेमंद होंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जरा मुझे ये बताइए कि किसके द्वारा प्रियदर्शी को अशोक के रूप में पहचाना गया? क्वेश्चन क्या है कि वह कौन से ऐसे विद्वान हैं, ठीक है, जिन्होंने जो श्रीलंका के साहित्य हैं उनमें जो प्रियदर्शी शब्द है उनको किससे जोड़ा? इन्होंने अशोक से जोड़ने का काम किया है। बताइए, बताइए भाई क्या होगा? 2 आंसर आए हैं। शिवानी जी ने आंसर किया है, मेघा जी ने आंसर किया है, पुष्पांजलि जी, नेहा जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इस समय शक्तियां छाई हुई हैं, देवियां छाई हुई हैं। पुरुष देवता भी थोड़े आंसर करें भाई। नारी शक्ति तो दिखाई दे रही है, पुरुष शक्ति कहां गायब है? वो भी उत्तर करेंगे। कहां गायब है भैया? 1-2 जनप्रतिनिधि दिखाई दे रहे हैं, जैसे देखो करण जी बीच में दिखाई दिए, बाकी सब नाम यदि मैं देखूं, रघुवंशी, मेघा शुक्ला जी, अब पुष्पांजलि जी, नेहा जी, संजना जी, ये सभी देवी शक्तियां हैं भैया। तो बाकी पुरुष विद्वज्जन भी जो हैं उनमें भी वो भी आए। चलिए कोई बात नहीं, हमारा देश में आजकल जो भी रैंक आ रहे हैं ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, उसमें हमारी जो नारी शक्ति है उसका ही दबदबा दिखाई दे रहा है। खैर, तो जो जेम्स टर्नर हैं, जेम्स टर्नर जो हैं, उनके द्वारा जो है क्या किया जा रहा है? जो प्रियदर्शी शब्द है उसकी पहचान अशोक से की जा रही है। एक्चुअली
ये जो अशोक शब्द है जिसको कि प्रियदर्शी के बौद्ध साहित्य में जो टर्म है, बौद्ध लिटरेचर में जो देखने को मिलता है, उसकी पहचान जो जेम्स टर्नर कर रहे हैं, वो जेम्स टर्नर श्रीलंका में क्या थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वो वहां पे स्थापित थे। चल, हमने अभी कुछ देर पहले आपको जेम्स प्रिंसेप की बात की। जेम्स प्रिंसेप जिनके द्वारा अशोक के अभिलेखों में उल्लिखित जो आपके ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ब्राह्मी लिपि है, उसको उर्ध्वाचित करने का काम किया गया। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जेम्स प्रिंसेप को भारतीय परंपरा में किस विषय के पितामह के रूप में जाना जाता है? बताइए, पितामह कह लीजिए या फिर इनको हम जनक भी कहते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है। राकेश जी ने आंसर किया है अभी को, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, बाकी लोग भी बताएं भाई। देखिए भाई, हम लोगों का आर्कियोलॉजी का मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया है। यदि आप में से कोई भी बच्चा जो आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहा है या फिर हिस्ट्री से यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए जो है कि हमारे चैनल के माध्यम से जो आपका ऐप है प्ले स्टोर से, रुद्र एकेडमी, उस पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आप लोगों के लिए जो है कि मॉक टेस्ट सीरीज जो है आपके फर्स्ट पेपर के लिए भी, आपके हिस्ट्री यूजीसी नेट के लिए भी और आर्कियोलॉजी के लिए भी जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप सभी चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यदि कोई कैंडिडेट है जो कि ज्वाइन करना चाहता है, जो चैनल का दिया गया नंबर है उस पर कॉल या मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो न्यूमिस्मेटिक्स जो है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मुद्रा शास्त्र। अब देखिए क्वेश्चन, एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी जगह पर बोलने जाएं तो ये कभी मत कहिएगा कि मुद्रा शास्त्र के जनक के रूप में हम किसको जानते हैं, जेम्स प्रिंसेप को। तुरंत वहां पे जो चीजें हैं वो गलत चली जाएंगी। भारतीय मुद्रा शास्त्र, इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स जो है उसके पितामह हैं, उसके जनक के रूप में जो है जाने जाते हैं। कौन? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। तो बोलने में एक एक शब्द जो है आपके वो बहुत ही क्या होने चाहिए, कट टू कट एंड क्लियर होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये बताइए कि जेम्स प्रिंसेप की जो मृत्यु है वो किस वर्ष की आयु में और कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। जेम्स प्रिंसेप का जो डेथ है, जो मृत्यु है, यह किस वर्ष और किस उम्र में हुआ? कोई बता सकता है आप में से? 1840। ठीक है, और बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेघना जी ने सही आंसर किया है, पुष्पांजलि जी ने सही आंसर किया है, करण जी ने सही आंसर किया है। दैट इज इन 20 अप्रैल 1840। 20 अप्रैल 1840, 20 अप्रैल 1840 को। उम्र क्या है? तो ये जो 40 है ना पीछे, बस उसको याद रखिएगा। 40 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जो है क्या कर दिया, इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यदि ये बाकी लंबे समय तक जिंदा होते तो शायद इन्होंने अन्य काम भी किया होता और आने वाले समय में हो सकता है कि इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है बोस्ट्रोफेडन, या फिर जो हम उसको भावनात्मक या फिर भावात्मक या फिर चित्रात्मक लिपि बोलते हैं, उस पर भी शायद इन्होंने काफी अच्छा काम किया होता। हो सकता है कि वो डिसाइफर भी हो गया होता, क्योंकि एक लीजेंड स्कॉलर थे आपके ये पैलियोग्राफी के, जिसकी स्क्रिप्ट के बारे में इनको काफी अच्छी जानकारी थी। खैर किस्मत। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बताइए, भारतीय पुरातत्व विभाग जो है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय पुरातत्व विभाग, जिसको हम ASI कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना बेटे किस वर्ष हुआ था? बताइए, कोई बता सकता है आप में से? 1861। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेघा जी ने सही आंसर किया, सुपश्री जी ने, शिवानी जी ने बिल्कुल सही आंसर। तो 1861 में जो है, 1861 में जो है ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसकी स्थापना की गई। यदि मैं क्वेश्चन पूछूं कि ASI का जो है वर्तमान हेडक्वार्टर या फिर मुख्यालय जो है वो कहां पर है? बताइए, मुख्यालय वर्तमान पे कहां पे बेटे? बताओ, कोई बता सकता है?
जितने भी लोग देख रहे हैं सभी से निवेदन है, प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। न्यू दिल्ली, ठीक है, बहुत बढ़िया, न्यू दिल्ली में है। अब जरा मुझे ये बताइए कि जिस हम एएसआई की बात करते हैं, इसी एएसआई का एक प्री हिस्टोरिकल ब्रांच है, प्रागैतिहासिक शाखा है, इसकी प्रागैतिहासिक अध्ययन की एक शाखा है, वो कहाँ पे है बताइए भाई। वो प्रागैतिहासिक जो शाखा है यह कहाँ पर स्थापित है? सिंपल सा है, पढ़ाते समय आप लोगों को बताया गया था। कहाँ पे बताइए भाई? नागपुर में। कहाँ पे है? नागपुर में है। ठीक है, मेघना जी ने सही आंसर किया है, शुभश्री जी ने, खुशबू जी ने, पुष्पांजलि जी ने, नीरज जी ने बिल्कुल सही आंसर। ये कहाँ पे बेटे? नागपुर में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके द्वारा एएसआई जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी जो हिस्ट्री है, इसका जो इतिहास है, उसको 3 भागों में विभाजित करने का काम किया गया। यह काम किसने किया बताइए भाई? ये काम किसने किया है, कोई बता सकता है आप में से? अब आप जानते हैं एच डी संकालिया, वेरी गुड, एच डी संकालिया ने जो है एएसआई के जब 100 वर्ष पूरे हुए 1961 में, तो उसी के बाद जो है उनको ये विचार आया कि जो भारतीय पुरातत्व का इतिहास है उसको इन्होंने 3 भागों में क्लासिफाइड किया। द फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सेकेंड फेज ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी एंड द थर्ड फेज ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, वेयर ही क्लासिफाइड द 100 ईयर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया between the 1861 to 1961. But later on the other phase, the fourth phase is added on, that is 1961 to till now. तो 1961 से अभी तक का जो काल है ये चौथे काल के रूप में अभी हाल ही में इसको जोड़ा गया अध्ययन के हिसाब से। चलिए आगे है अगला क्वेश्चन, हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, ज्यादा डिटेल नहीं, आज की क्लास बहुत छोटी होगी। ठीक है, क्वेश्चन आज आप देखिए, जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो बात करेंगे द फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, प्रथम काल, द फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, जिसे हम प्रथम काल कहते हैं। तो द फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, व्हाट इज द टाइमलाइन ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? बताइए भाई। जो प्रथम काल है, मैंने अभी बताया कुल 4 काल हैं वर्तमान में, जो भारतीय पुरातत्व का इतिहास है उसको हम 4 काल में बांटते हैं, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज एंड द फोर्थ फेज। व्हाट इज द टाइमलाइन ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? जो प्रथम काल है भारतीय पुरातत्व के इतिहास का, जो कि एच डी संकालिया ने क्लासिफाइड किया था, वह टाइमलाइन क्या है, कब से कब तक है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 1861 से 1902 तक, 1861 से 1902 तक जो है यह टाइमलाइन हमें देखने को मिलता है। अब यदि मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि 1861 से 1902 के बीच में जो प्रथम काल है, इस काल का उपनाम क्या है? किस उपनाम से इसे हम जानते हैं? बताइए। 1861 से 1879, ऐसा न कीजिए भाई, उसको सही कर लीजिए। कनिंघम एज, कनिंघम एरा या फिर कनिंघम युग के रूप में भी यह जाना जाता है। ठीक है, तो जब कनिंघम की बात आ ही रही है तो बताइए कनिंघम की एंट्री किस वर्ष हो रही है? कनिंघम जो है ये किस वर्ष जो है नियुक्त हो रहे हैं? अठारह सौ इकसठ में। ठीक है, 1861 में जो है एक्चुअली इन्होंने, कनिंघम ने क्या किया था? अच्छा ये बताइए, कनिंघम के समय में जो है तत्कालीन जो है गवर्नर जनरल कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना।
एलेक्जेंडर कनिंघम के समय जो है तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए भाई कौन थे? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई बताए? पता है? लॉर्ड कैनिंग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लॉर्ड कैनिंग। देखिए, लॉर्ड कैनिंग को ही अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक मेमोरेंडम दिया। ठीक, मेमोरेंडम मतलब एक स्मरण पत्र दिया। किसके स्मरण पत्र दिया? कि भारत में जो भी आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज हैं, पुरातात्विक धरोहर हैं, उनके संदर्भ में उनका अध्ययन किया जाए, उस पे काम किया जाए। इसको लेके उन्होंने एक मेमोरेंडम दिया था। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को, दैट इज इन 1861। और उस मेमोरेंडम को अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक्सेप्ट कर लिया और उसका दायित्व सौंपा गया किसको? इन्हीं अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास। भैया नाम तो यार नहीं रखे हो, कम्युनिस्ट स्लेयर नाम रखे हो। अब यहाँ पे नाम आईडी से आओ तब पता चले। भाई साहब आप जो याद दिला रहे हैं वो तो हमारी यादें हैं। लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास जो कि बीए और एमए के दौरान जो है हमारा निवास स्थान था। ठीक है, बीएचयू कैंपस में ये छात्रावास है जहाँ पे हम सभी रहते थे। हाँ हिमांशु जी, हिमांशु जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं कनिंघम युग के बारे में। तो कनिंघम युग जो कि आपके इस 1861 से 1902 जो आपका फर्स्ट फेज है उसके लिए जाना जाता है। और कनिंघम युग की खासियत यह है कि कनिंघम जो कि भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाने जाते। पॉइंट यह है कि एलेक्जेंडर कनिंघम ने अपने जिन कम समयों में सबसे ज्यादा काम किया है, उतने काम अभी तक के भारतीय पुरातत्व के इतिहास में बाकी अन्य इंस्टीट्यूशन और आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा मिलकर भी नहीं किया गया। यही कारण है कि अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किए गए जो कार्य हैं वो अपने आप में विशिष्ट हैं। और इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को जो भारतीय पुरातत्व है, इंडियन आर्कियोलॉजी है, यह उसके क्या जाने जाते हैं? जनक के रूप में जाने जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई कठिनाई? अच्छा, एलेक्जेंडर कनिंघम का टाइमलाइन क्या है? बताइए, एलेक्जेंडर कनिंघम का टाइमलाइन क्या है? क्वेश्चन पूछा था कि अलेक्जेंडर कनिंघम कब से कब तक टाइमलाइन में, कब से कब तक रहे हैं? बताइए। धन्यवाद हिमांशु जी आपका। महादेव प्रभु आपको भी जल्द ही अच्छी ऊंचाई पे पहुंचाए, सफलता आपको प्रदान करे और आप अच्छी जगह पे हैं भी और आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहिए। आप सभी का सानिध्य मिलता रहे। वो समय, वो दौर, एलबीएस का वो समय, पिछला जमाना काफी बेहतरीन था। चलिए, तो कब से कब तक अलेक्जेंडर कनिंघम रहे भाई? 1861 से 1886। कहाँ से पढ़ लिए? मैं बात कर रहा हूँ उनके जीवन काल की, उनके वर्क पीरियड की बात नहीं कर रहा हूं मैं। 1814 से 1893 के बीच में। 1814 से 1893 के बीच में जो है इनके द्वारा कार्य किया गया था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहली बार जब इनको 1861 में नियुक्त किया गया था तो वो उस समय किस रूप में नियुक्त हुए थे?
मैंने बोला ना कि 1861 में इनको लॉर्ड कैनिंग जो है नियुक्त कर रहे हैं, तो वो एक पुरातात्विक सर्वेयर के रूप में, पुरातात्विक सर्वेयर के रूप में जो है इनको नियुक्त किया गया था 1861 में। और इन्होंने कई सारे जो क्षेत्र है इसको इन्होंने एक्सप्लोर किया, जिसकी चर्चा हमने एक डिटेल्ड क्लास में किया हुआ है। यदि मैं क्वेश्चन ये पूछूं कि जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने कार्य किया तो उनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसके आधार पे इन्होंने भारत में सभी जो पुरास्थल हैं उनकी खोज की, वह पुरास्थल जो खोज किया गया वह कौन सा फैक्ट है, वो कौन सा बुक है जिसके आधार पर इन्होंने ये काम किया था? बताइए भाई। नहीं पता? ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। सी यू की, ठीक है। वेनसांग का यात्रा वृत्तांत, वेरी गुड। तो चाइनीज ट्रेवलर जिनका नाम क्या है, वेनसांग, किसके दरबार में आए थे? वेनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है, फॉरेन अकाउंट्स ऑफ वेनसांग, ठीक है, उनकी जो यात्रा वृत्तांत है जो कि एक बौद्ध लिटरेचर है, उन्हीं के आधार पे जो है इनके द्वारा क्या किया गया था, पूरे साइट को एक्सप्लोर किया गया और उस पर काम किया गया। बस देखिए कुछ लोगों के नाम एकदम ध्यान में रखिएगा, जैसे आप नाम याद रखिए बीबी लाल का, ठीक है, वैसे ही हम नाम याद रखिए हेनरिक स्लीमन का, हेनरिक स्लीमन का, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ सर्टेन बुक्स के आधार पे जो है नगरों की खोज की, पुरास्थलों की खोज की। जैसे आपने देखा कि अलेक्जेंडर कनिंघम का काम है वेनसांग की यात्रा वृत्तांत पे, वैसे ही बीबी लाल का काम है रामायण एंड महाभारत से संबंधित पुरास्थलों के खोज के ऊपर। वैसे ही हेनरिक स्लेमन की बात करते हैं तो इनकी दो बड़े महत्वपूर्ण काव्य हैं, महाकाव्य, इसको हम लोग ओडिसी, एक और है मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, एक तो है आपका ओडिसी है, एक और है, इन्होंने ही ट्रॉय सिटी की खोज की थी, ट्रॉय जो नगर है, ठीक है, उसका खोज जो है इनके द्वारा किया गया था। क्लियर है बात? बताइए। इलियड, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इलियड एंड ओडिसी, वेरी गुड, थैंक यू। इलियड एंड ओडिसी, इन दोनों के ऊपर जो काम है वो हेनरिक स्लेमन ने किया, और ट्रॉय जैसे सिटी जो नगर है उसकी स्थापना जो है इनके द्वारा किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। क्वेश्चन ये है कि ये बताइए एलेक्जेंडर कनिंघम फाइनली एएसआई के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में डीजी कहते हैं, यह किस वर्ष नियुक्त होते हैं? इनकी जो नियुक्ति है वह किस वर्ष होती है? और इनका मासिक वेतन, व्हाट इज द सैलरी ऑफ द मंथ, वो कितनी हो? क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इनकी नियुक्ति एज ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दैट इज इन 1871, 1871 में जो है इनको नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अठारह में ये नियुक्त होते हैं और इनका जो पर मंथ सैलरी है वो 2000 पर मंथ था, 2000 रुपए मासिक वेतन जो है वो हमें इनका दिखाई देता है। इसके पश्चात इन्होंने काम शुरू किया 1872 में, जिसकी चर्चा हम लोग आगे अभी कल की क्लास से करेंगे, जिसमें इन्होंने सबसे पहले दिल्ली और आगरा, जो कि तत्कालीन उस समय के महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, आगरा और दिल्ली जो है
मुगल साम्राज्य से संबंधित जब बात करेंगे तो उनका वहां पे काफी ज्यादा प्रभुत्व रहा है। ठीक है, इसी वजह से सबसे पहले जब ये अपॉइंट होते हैं तो ये जो योग स्थान होते हैं दिल्ली और आगरा, इन्होंने सबसे पहले 1872 में जैसे ही ये क्या कर सॉरी 1871 में जैसे ये स्टैब्लिश होते हैं फॉर द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो सबसे पहला काम उन्हीं क्षेत्रों को एक्सप्लोर करने करते हैं। उसके पश्चात अलग अलग कालों में इन्होंने काम किया, जिसकी क्वेश्चंस जो है हम आपसे कल की क्लास में पूछेंगे। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको जो ये क्लास है वो पसंद आई होगी, आपके लिए क्लास जो है वो हेल्पफुल रही होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अन्य बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें और वीडियो को शेयर जरूर से करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।